मैं मोर सिंह मीणा, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना। आज BA पार्ट द्वितीय में औरंगजेब टॉपिक, औरंगजेब का इतिहास, उसका मराठों से संघर्ष, दक्षिण नीति, औरंगजेब की राजपूत नीति, औरंगजेब की धार्मिक नीति, औरंगजेब के समय हुए प्रमुख विद्रोह और औरंगजेब और सिखों से संबंध और औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। ओके। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 उज्जैन के निकट दोहन नामक स्थान पर हुआ था। पिता शाहजहां, मां मुमताज महल से हुआ। औरंगजेब का विवाह 18 मई 1637 को फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम रबिया बीवी से हुआ। 1637 में शामगढ़ की विजय के उपरांत आगरा पर अधिकार कर लेने के बाद 21 जुलाई 1658 दिल्ली में अपना पहला राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण की। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहला हुआ, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 21 जुलाई 1658 को। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। किसने करवाया उनका राज्याभिषेक? राज्याभिषेक पर कौन सी उपाधि धारण की? तो अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। पत्नी का नाम, जिसने विवाह किया, उसका नाम था दिलरास बानो बेगम। उपाधि दी थी उसको रबिया बेगम की। ठीक है। इसके बाद शामगढ़ की विजय के बाद फिर खंजवा देवराय के युद्ध के बाद जब आगरा पर अधिकार कर लिया तो खंजवा में सुजा का दमन कर दिया और देवराय में दारा शिकोह का दमन कर दिया। तब 5 जून 1659 को, एक साल बाद, दिल्ली दोबारा राज्याभिषेक करवाया। राजा बनने के बाद 59 में सम्राट शासक बनने के, मुगल बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने जनता को आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए 3 प्रकार के कर समाप्त कर दिए। राहदारी ये आंतरिक पारंगत शुल्क था, आंतरिक रूप से परंपरागत लगने वाला शुल्क था, राहदारी, वो समाप्त कर दिया। पानदारी, व्यापारिक चूंगियों पर लगने वाला कर था, वो समाप्त कर दिया। आवाबों, स्थानीय कर समाप्त कर दिया। राहदारी, पानदारी, आवाब। राहदारी आंतरिक परंपरागत थे और पानदारी व्यापारिक थे, आवाब स्थानीय कर समाप्त कर दिए। जब ये शासक बना तो इनके सिंहासन होने के बाद बुद्दाग बेग के नेतृत्व में एक फारसी दूत मंडल मुगल दरबार में आया, इसके दरबार में आया था, जिसका वर्णन मनुची ने अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ द मोगोरो में बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया है। मनुची ने स्टोरी ऑफ द मोगोरो की बताया है कि दूत मंडल का भव्य स्वागत हुआ, जिसे 60 अरब घोड़े, 37 कैरेट का गोल मोती तथा साकी पसंद पान के पत्तों को पार्श्व रूप में दिया गया दूत मंडल को। शासक बनने के बाद औरंगजेब ने कई सैन्य अभियान की, जिनमें प्रमुख है, सबसे पहले औरंगजेब ने 1660 में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाया और पूर्वी प्रांत असम अरकान विद्रोह को दमन की जिम्मेदारी मीर जुमला को दी। मीर जुमला ने असम अरकान के विद्रोह को दमन किया। सबसे पहले मीर जुमला ने 1661 में कूच बिहार पर आक्रमण किया। 1662 ईस्वी में अहोम से को संधि करने के लिए विवश किया, जिसके फलस्वरूप अहोमों ने मुगलों को वार्षिक कर दिया, युद्ध की क्षतिपूर्ति देना स्वीकार किया। तो कूच बिहार और अहोम पर नियंत्रण किया। 1663 में जब मीर जुमला की मृत्यु हो गई, तब बंगाल का गवर्नर शाइस्त खां को नियुक्त किया। शाइस्त खां ने 1666 में पुर्तगालियों को दंड दिया, बंगाल की खाड़ी स्थित सोन द्वीप पर अधिकार कर लिया तथा अराकान के राजा से चटगांव जीत लिया। ये शाइस्त खान के अराकान के राजा से चटगांव लिया, बंगाल खाड़ी पर सोन द्वीप पुर्तगालियों से लिया, उनके उपद्रवों को दमन किया। ये तो प्रमुख अभियान शुरुआती थे। उसके बाद औरंगजेब ने दक्षिण भारत की ध्यान दिया और दक्षिण की तरफ औरंगजेब को पुराना अनुभव था कि वो दक्षिण का गवर्नर रह चुका था। साझा काल में 1636-1640 तक
44 तक 8 साल तक वो दक्षिण भारत का गवर्नर रहा था। उसने औरंगाबाद को मुगलों के दक्षिण सूबे की राजधानी बनाई थी, जो औरंगाबाद नाम उसी ने दिया था। औरंगजेब दक्षिण भारत के जो स्वतंत्र राज्य थे उनका अस्तित्व समाप्त करना चाहता था। क्यों करना चाहता था? क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों को अस्तित्व समाप्त किए बिना मराठा की शक्ति का दमन नहीं किया जा सकता था, इसलिए वो दक्षिण भारत के राज्यों को समाप्त करना चाहता था। जब दक्षिण भारत में 5 राज्य थे शुरू में 1574 में, जिनमें अहमदनगर है, बरार है, बीजापुर है, बिदर है, ये प्रमुख थे। गोलकुंडा, इनमें बरार को मुर्तजा खां ने 1526 में 5 थे, जो मुर्तजा खां जो अहमदनगर का शासक था, उसने 1574 में बरार को अहमदनगर में मिला लिया। और बिदर को बीजापुर ने के शासक इब्राहिम आदिल शाह ने सेकंड ने 1619 ईस्वी में मिला लिया। तो फिर 3 राज्य रह गए, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। इन 3 राज्यों की तरफ शाहजहाँ ने ध्यान दिया। शाहजहाँ ने सबसे पहले अहमदनगर को मिला लिया, फिर बीजापुर और गोलकुंडा से 1636 में संधि कर ली, लेकिन उनको मिलाया नहीं। अब ये 2 स्वतंत्र राज्य रह गए थे, इनकी तरफ औरंगजेब ने ध्यान दिया। और औरंगजेब ने 1682 में पहली बार अपने पुत्र शहजादा अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण भारत पहुंचा। उसके बाद वो उत्तर भारत नहीं आया और दक्षिण भारत ही औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। और दक्षिण भारत उसने कई युद्ध लड़े, जिनमें कई राज्यों को समाप्त किया, जिनमें मुख्य रूप से बीजापुर और गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया। और मराठों से भी काफ़ी संघर्ष किया। बीजापुर गोलकुंडा को हराने के बाद मराठों की 4 पीढ़ियों का संघर्ष रहा, जिसमें शिवाजी 1640 से 80 तक, संभाजी 1680 से 89 तक, राजा राम 1689 से 1700 तक, विधवा ताराबाई 1707 तक। 1707 में तक उसने मराठों के सभी किले जीत लिए थे, एक किले को छोड़कर, लेकिन तब इसकी मृत्यु हो गई। उससे मराठों को बलिदान मिल गया। औरंगजेब ने दक्षिण भारत को के इन सूबों को जीतने के लिए बीजापुर, गोलकुंडा, मराठा, इनको जीतने के लिए सबसे पहले जय सिंह को भेजा वहाँ पर 1665 में। जय सिंह ने, जो जयपुर के शासक थे, बीजापुर में शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। उसने सबसे पहले शिवाजी को पराजित किया और उनके साथ 1665 में पुरंदर की संधि की, लेकिन बीजापुर को नहीं जीत पाया। पुरंदर की संधि के बाद जब वो रास्ते में लौट रहा था जय सिंह, तो बुरहानपुर में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1676 में औरंगजेब ने दिलेर खां को भेजा, जो बीजापुर के मंत्री सिद्दी मसूद को मिलाकर संधि करने के लिए विवश कर दिया। और सुल्तान की बहन शहजादी सहर बानू का विवाह शहजादा आदम से साथ करने के लिए विवश किया। उसके बाद 22 सितंबर 1686 को खुद औरंगजेब बीजापुर पहुंचा और अंतिम शासक बीजापुर के आदिल शाह, सिकंदर आदिल शाह को हरा दिया और आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब ने सिकंदर आदिल शाह को 1 लाख वार्षिक पेंशन दी और खान की पदवी दी। बाद में आदिल शाह की 32 वर्ष की आयु में अल्पवयस्क था, मृत्यु होगी। उसकी इच्छा अनुसार से धार्मिक गुरु शेख फहीमुल्लाह की कब्र के पास दफना दिया। बीजापुर को मिलाने के बाद औरंगजेब ने 1686 में शहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा, क्योंकि गोलकुंडा साम्राज्य में मिलाकर निष्कंटक रूप से मराठा संघर्ष करना चाहता था। इसके अलावा वो गोलकुंडा से विश्वभर में पड़े बड़े हीरों की बिक्री का महत्वपूर्ण बाजार था। गोलकुंडा में जो हीरे थे वो प्राप्त करना चाहता था बड़े, और उसको मिलाना चाहता था कि मराठा संघर्ष किया जा सके। अलगौर को 1686 में भेजा शाह आलम को। बाद में खुद 1687 में औरंगजेब स्वयं गोलकुंडा पर आक्रमण किया और 8 महीने के घेरे के बाद मुगलों को कोई सफलता नहीं मिली। अंत में औरंगजेब ने अब्दुल्ला करनी नामक एक अफगान को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और उसने मालिक से विश्वासघात करके किले का फाटक खोल दिया और मुगलों को किले को जीत कर अक्टूबर 1687 में गोलकुंडा किले को सोने की कुंजी से खोला और उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार
बीजापुर और गोलकुंडा दोनों राज्य औरंगजेब ने जीत लिए और मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद दक्षिण भारत की मुख्य शक्ति मराठा बची और मराठों से औरंगजेब का संघर्ष आरंभ हुआ। वैसे संघर्ष पुराना ही आरंभ हो गया था शिवाजी के समय से ही। इसके बाद संभाजी, राजा राम ताराबाई तक ये संघर्ष चला। इसमें मुगलों के साथ संघर्ष जो पहली बार जो संघर्ष हुआ था 1656 में आरंभ हुआ था, जब शिवाजी ने अहमदनगर और जुलार किले पर आक्रमण किया था 1656 में। बाद में 1660 में शिवाजी ने मुगलों के सूबेदार शाइस्त खां पर आक्रमण किया था 1660 में, और पूना, शिवपुरी, चाकन आदि किलों पर अधिकार शिवाजी ने कर लिया था। पूना, शिवपुरी और चाकन 1660 में। इसके बाद 1663 में शिवाजी ने पूना स्थित शाइस्त खां के महल को रात में चुपके से आक्रमण कर दिया था, जिसमें शाइस्त खां बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा और उसका एक अंगूठा कट गया था। औरंगजेब ने 1665 में जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। जय सिंह ने शिवाजी को 22 जून 1665 को पोरबंदर की संधि करने के लिए विवश किया था, जिसके फलस्वरूप शिवाजी ने अपने 4 लाख खून वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे और बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन देना पड़ा था। 23 किले दिए थे, बीजापुर के खिलाफ सहायता का वचन दिया था। पोरबंदर की संधि जयसिंह की व्यक्तिगत विजय थी। उसने कूटनीतिक चाल के तहत शिवाजी से संधि कर ली, क्योंकि बीजापुर जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक था। पोरबंदर की संधि की शर्तों के तहत संभाजी मुगल दरबार में 5000 मनसब देना, जागीर देना, शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होना था। 22 मई 1666 को शिवाजी आगरा किले में दीवान आम में उपस्थित हुए। यहाँ पर शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन रखा गया, जहाँ से वे गुप्त रूप से फरार हो गए। शिवाजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र संभाजी ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा, किंतु असावधानी के कारण 1689 ईस्वी में अपने मंत्री कवि कलश के साथ पकड़ा गया और 1689 संभाजी का कत्ल कर दिया गया। मुगलों ने कत्ल कर दिया। 1690 में मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, जब काबुल से लेकर चटगांव तक, कश्मीर से लेकर कावेरी तक उसका साम्राज्य फैल गया था। काबुल से चटगांव, कश्मीर से कावेरी। संभाजी की मृत्यु के बाद उसके सौतेले भाई राजा राम के नेतृत्व में मराठों का मुगलों से संघर्ष जारी रहा, जो मराठा इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के नाम से विख्यात है। औरंगजेब की यह दखन नीति उसके व्यक्तिगत मुगल साम्राज्य के दोनों पतन का कारण बनी। कहा जाता है जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को नेस्ताबूद कर दिया, उसी प्रकार दक्खन के नासूर ने औरंगजेब को नेस्ताबूद कर दिया। ये थी औरंगजेब की साम्राज्य विस्तार नीति और विद्रोह का दमन की, जिसमें बंगाल पर नियंत्रण किया। साम्राज्य विस्तार में बंगाल पर नियंत्रण किया, अराकोम, अहोम, असम क्षेत्र पर अधिकार किया, बीजापुर, गोलकुंडा पर अधिकार किया, मराठों के ज़्यादातर क्षेत्र 23 किलों पर अधिकार कर लिया, कावेरी तक सीमा पहुंचा दी, काबुल से बंगाल, चटगांव तक, कश्मीर से कावेरी तक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। लेकिन ये साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। औरंगजेब के साम्राज्य विस्तार के अलावा उसकी अब धार्मिक नीति की ओर जानते हैं, राजपूत नीति को। पहले हम धार्मिक नीति लेते हैं। धार्मिक नीति औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। उसने इस्लाम के महत्व को समझते हुए कुरान की शरीयत को अपने शासन का आधार बनाया। 1559 में औरंगजेब ने कुरान के नियमों के अनुरूप इस्लाम आचरण संहिता के नियमों की पुनर्स्थापना के लिए अनेक अध्यादेश प्रसारित किए। औरंगजेब का मुख्य उद्देश्य था भारत को दारुल उल हब्बर काफिरों का देश के स्थान पर दारुल उल इस्लाम का देश बनाना। दारुल उल हब्बर की जगह दारुल उल इस्लाम का देश बनाना था। वह औरंगजेब इस्लामी कानूनों को अक्षरशः मानने के कारण अपने कट्टर सुन्नी पर जाके लिए जिंदा पीर, अपने सादे रहन सहन, रोजे नमाज का नियमित रूप से पालन करने तथा जीवन भर शराब न पीने के कारण उसे शाही दरवेश के रूप में जाना जाता है। दो वादी शाही दरवेश तो क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि वो सादा जीवन जीता था, नमाज पढ़ता था रोज और कभी उन्हें शराब नहीं पी, इसलिए शाही दरवेश, शाही फकीर था वो। और इस्लाम के कानूनों को अक्सर पालन कराने के कारण कट्टर सुन्नी पंचायत के लिए वो जिंदा पीर कहलाता था। औरंगजेब ने
आराम से ही तो जिंदा पीर या शाही दरवेश किसे कहा गया है? औरंगजेब को। औरंगजेब ने आराम से ही अपनी कट्टरता का परिचय देते हुए अपने सिक्कों पर कलमा कुरान के आयतें खुदवाना, फारसी नवरोज का आयोजन, सार्वजनिक संगीत समारोह, भांग उत्पादन, शराब पीने, जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब ने 1663 में सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया, हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। इससे पूर्व और अकबर ने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, किंतु औरंगजेब ने सती प्रथा पूर्णतः बंद करवा दिया। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राज्यादेश के द्वारा बिक्री योग्य माल पर मुस्लिम व्यापारियों से 2.5% कर, हिंदू व्यापारियों से 5% की दर से शुल्क निर्धारित किया और 1667 में मुसलमानों पर शुल्क मुक्त कर दिया। औरंगजेब ने 1668 में हिंदू त्योहार उत्सव मनाने पर रोक लगा दी। में औरंगजेब ने सभी सूबेदारों और मुतसिफों को हिंदू मंदिर और पाठशालाओं को तोड़ देने की आज्ञा दी, जिससे हिंदू अपने धर्म को और शिक्षा का प्रचार न कर सके। औरंगजेब ने आदेशों के फलस्वरूप 1600 बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा में वीर सिंह बंदेला द्वारा निर्मित केशवराय मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया। गुजरात का सोमनाथ, मथुरा का केशवराय और बनारस का विश्वनाथ मंदिर अपने शासन के 11वें जरों का दर्शन एवं 12वें तुलादान प्रथा, बादशाह को सोने चांदी से तोड़ने की प्रथा को समाप्त कर दिया। 11वें जरों को और 12वें में तुलादान को औरंगजेब ने 1679 में जजिया पुनः लगा दिया, यद्यपि 1704 में दक्षिण में कर उठा लेना पड़ा। 1679 में लगाया, दक्षिण में 1704 में कर को उसने उठा लिया, समाप्त कर दिया। औरंगजेब के जजिया कर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये मुख्य उद्देश्य धार्मिक और राजनीतिक था, क्योंकि मराठा राजपूतों के खिलाफ मुसलमानों को संगठित करना चाहता था, इसलिए उसने ये कर लगाया था। औरंगजेब गुरुवार जुमेरात की रात को पीरों की मजार व कब्रों पर दिए जलाने की प्रथा को बंद करवा दिया। जनता का पवित्र कानून, शरीयत या धर्म के अनुसार जिंदगी बसर कर रही है या नहीं, इसकी देखभाल करने के लिए औरंगजेब ने मुतसिफ, सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक या धर्माधिकारी नामक एक अधिकारी नियुक्ति की। ये थी उसकी धार्मिक नीति, यानी कट्टर धार्मिक नीति थी। उसने इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए ही इस धार्मिक नीति का पालन किया। इसके लिए उसने इस्लामी आचार संहिता को लागू करवाया और खुद भी नैतिक मुस्लिम जीवन यापन किया। कलमा को बंद करवा दिया, फारसी नवरोज को बंद करवा दिया, शराब, जुआ इन पर प्रतिबंध लगवा दिया, सती प्रथा तीर्थ यात्रा कर पर सती प्रथा रुकवा दी, तीर्थ यात्रा कर लागू कर दिया। हिंदू और मुसलमानों में व्यापारिक कर्म में प्रति भेदभाव किया और हिंदू पाठशालाओं मंदिरों को तोड़ा उसने। जजिया कर को फिर से लागू किया, तुलादान जरों का दर्शन को बंद कर दिया, धार्मिक सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक के लिए मुतसिफ नियुक्त किया। तो इस प्रकार वो कट्टर इस्लाम धर्म को प्रोत्साहन करने का उसने प्रयास किया। ये थी उसकी धार्मिक नीति। अब उसकी राजपूत नीति औरंगजेब की, तो औरंगजेब की राजपूत नीति, औरंगजेब की जो राजपूत नीति है उसकी मुख्य बातें हैं। औरंगजेब ने अकबर द्वारा की जहांगीर तथा शाहजहाँ द्वारा अनुसरण की गई अकबर ने आलम की जहांगीर शाहजहाँ ने उस राजनीति में बदलाव किया, क्योंकि राजपूतों को अपनी धार्मिक नीति कार्यान्वित होने में वो सबसे बड़ी बाधा मानता था। इसलिए औरंगजेब के समय आमेर जयपुर के राजा जय सिंह, मेवाड़ के राजा राज सिंह, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह उसके समय प्रमुख राजा थे। इनके साथ इनके संबंध कैसे रहे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले औरंगजेब ने राजपूतों के संबंध में कटुता 1679 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में लड़ने की उसने दूरदर्शी नीति का पालन किया, जिसके फलस्वरूप राजपूतों से अच्छे संबंध खराब हो गए। इसका कारण यह था कि वो जसवंत सिंह से औरंगजेब नाराज था, क्योंकि उत्तराधिकारी के युद्ध में राजा जय सिंह ने शाही सेना के साथ शाह शुजा को परास्त करने में महत्वपूर्ण भाग लिया था, किंतु सामगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के साथ हो गया था। कौन? जय सिंह तो, लेकिन धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह ने शाही सेना की ओर से औरंगजेब का मुकाबला किया। उसके बाद वो मुगल दरबार छोड़कर मारवाड़ चला गया। बाद में जय सिंह के समझाने और दारा की शक्ति नष्ट होने के कारण वो औरंगजेब के साथ हो गया। औरंगजेब इसलिए जसवंत सिंह को सदैव शंका की दृष्टि से देखता था। उसकी नियुक्ति दूर प्रांतों में की। 1679 अफगानिस्तान की सीमा पर जमरूद युद्ध में जसवंत सिंह की मृत्यु होगी, तो उसके पुत्र अजीत सिंह को राजगद्दी पर
बिठा का वेद अधिकारी था, लेकिन औरंगजेब ने उसको वेद अधिकारी नहीं माना और मारवाड़ को हथियाने की कोशिश की। औरंगजेब ने अजीत सिंह को दिल्ली पहुंचने से पहले ही जोधपुर की टिक्का 36 लाख रुपए के बदले में जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पोते इंद्र सिंह को दे दिया। जब दुर्गादास जसवंत सिंह का सेनापति ने औरंगजेब से अजीत सिंह को वीर अधिकारी मांग की, तब औरंगजेब ने शर्त रखी यदि अजीत सिंह इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले तो उसे मारवाड़ का सिंहासन दिया जाएगा, किंतु अजीत सिंह ने इनकार कर दिया। इस कारण मारवाड़ मुगलों के बीच 30 वर्षीय युद्ध हुआ 1679 से 1709, जिसका नायक दुर्गादास था, जिसे कर्नल टोड ने राठौड़ों का यूलिसीज यूनान का महान योद्धा कहा, और राजपूतों की उसकी वीरता के कारण आज भी कहते हैं, हे माँ पूत ऐसा जन जैसा दुर्गादास। 1709 में सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा स्वीकार किया। मुगलों के साथ हुए युद्ध में राठौड़ का साथ मेवाड़ ने भी दिया, क्योंकि एक तो मेवाड़ का राजा राज सिंह जजियाकार लगाने के कारण औरंगजेब से नाराज था, दूसरा अजीत सिंह की माँ मेवाड़ की राजकुमारी थी। बाद में औरंगजेब को शहजादा अकबर के विद्रोह के दमन हेतु दक्षिण जाना पड़ा। फलस्वरूप उसने मेवाड़ के शासक जगत सिंह, जय सिंह, राज सिंह की मृत्यु के बाद जो शासक बना संधि कर ली और कुछ फरगनों के बदले जजिया समाप्त कर दिया तथा अजीत सिंह की सहायता न करने का वचन भी प्राप्त किया। इस प्रकार औरंगजेब ने न तो पूर्णतः मेवाड़ मारवाड़ को दबा सका, उल्टे उसने अपने एक बहादुर एवं विश्वसनीय राजपूतों को खो दिया। इस प्रकार उसकी राजपूत नीति असफल थी, जो उसके पतन में भी सहायक रही। औरंगजेब के समय कुछ विद्रोह हुए जो निम्न है। जाटों का विद्रोह। औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह आगरा और दिल्ली क्षेत्र में बसे जाटों ने किया। इस विद्रोह की रीढ़ अधिकतर किसान काश्तकार थे, किंतु नेतृत्व मुख्य जमींदारों ने किया। जाटों का विद्रोह आर्थिक कारणों को लेकर हुआ। इस विद्रोह को सतमानी आंदोलन का समर्थन प्राप्त हुआ। 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने एक स्थानीय जमींदार गोकुला के नेतृत्व में पहला हिंदू विद्रोह किया। तिलपत के युद्ध में मुगल फौजदार हसन अली खान ने जाटों को परास्त किया और गोकुला को बंदी बनाकर मार डाला। तब 1685 में राजा राम के नेतृत्व में जाटों ने दूसरा जाट विद्रोह किया। यह विद्रोह अधिक संगठित था। इस युद्ध में जाटों ने छापामार हमले के साथ लूटमार की नीति अपनाई। राजा राम सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा, अकबर के हड्डियों को निकालकर जला दिया। 1688 में राजा राम की मृत्यु बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाट नेतृत्व बागडोर संभाली और औरंगजेब की मृत्यु तक विद्रोह करता रहा। अंत में उसने मथुरा के निकट भरतपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यह था जाट विद्रोह। सतनामी विद्रोह। 1672 में किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारलो नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया। सतनामी अधिकतर किसान, दस्तकार, नीची जाति के लोग थे। सत्य में ईश्वर में विश्वास रखने के कारण वे अपने को सतनामी पुकारते थे। वे अपने संघर्षपूर्ण शरीर के बालों को मूंड कर रखते थे, इसी कारण इन्हें मुंडिया कहा जाता था। सतनामी विद्रोह की शुरुआत एक सतनामी और एक मुगल सैनिक अधिकारी के बीच झगड़े को लेकर हुई। इस विद्रोह को दबाने में स्थानीय हिंदू जमींदारों, जिनमें अधिकतर राजपूत ने मुगलों को साथ दिया। सतनामी वैरागियों के पंथ इसकी स्थापना 1657 नारनौल स्थान पर हुई थी। शुद्ध अद्वैतात्म का विश्वास था और राजपूतों के कारण विद्रोह का दमन हो गया। अफगान विद्रोह। तीसरा, 1667 में यूसुफजई कबीले के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित एक सरदार भागू ने प्राचीन शाही खानदान वंशज होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति मोहम्मद शाह को राजा और स्वयं को उसका वजीर घोषित करके विद्रोह कर दिया। अमीर खां के नेतृत्व में मुगलों द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। 1672 में अफगानों ने अफरीदी सरदार अकमल खां के नेतृत्व में फिर विद्रोह का झंडा बुलंद किया। उसने स्वयं को राजा घोषित किया और उसने अपना नाम खुद पढ़वाया था, सिक्का चलवाया। पहले बागू खान ने किया, फिर अमीर खान ने किया। 1672 में अकमल खान ने किया। 1655 में औरंगजेब स्वयं जाकर शक्ति और कूटनीतिक प्रश्न की इस एकता को तोड़ा और शांति स्थापित की। अफगान विद्रोह का कारण पृथक अफगान राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य था। इस विद्रोह को रोशनाई नामक धार्मिक आंदोलन ने पृष्ठभूमि प्रदान की। बुंदेलों का विद्रोह। मुगल और बुंदेलों के बीच पहली बार संघर्ष मधुकर शाह के समय हुआ। उत्तराधिकारी युद्ध में दारा से बदला लेने के लिए चंपताय ओरछा का शासक ने औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने उसे 5000 की मनसब और एक समान सूचक किताब दिया, किंतु किसी बात पर चंपतराय ने 1661 में मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। पराजित होने के बाद उसे आदित्य स्वीकार करने के स्थान पर आत्महत्या कर ली।
चंपतराय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र छत्र शाह ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। यद्यपि उसकी पुरंदर की संधि तथा बीजापुर घेरने के दौरान औरंगजेब की सराहनीय सेवा की। 1705 छत्र शाह ने औरंगजेब संधि कर ली। फसलों से 400 का मनसब राजा घोषित किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बन गया। औरंगजेब के समय मुगलों को असम के अहोमों के बीच लंबा संघर्ष रहा। मीर जुमला के नेतृत्व में मुगल सेना ने अहोमों पर आक्रमण कर उसे संधि के लिए मजबूर 1663 ईस्वी में किया। 1611 में अहोमों ने अपने इलाकों मुगलों से दोबारा छीन लिया। शहजादा अकबर का विद्रोह। मेवाड़ के शासक मारवाड़ के राठौड़ों से सहयोग आश्वासन पाकर शहजादा अकबर ने 11 जनवरी 1681 में अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। शहजादा अकबर ने 1681 में अजमेर के निकट औरंगजेब पर आक्रमण कर दिया। असफल होकर वह संभाजी के पास सहायता के लिए पहुंचा, किंतु औरंगजेब के दक्षिण पहुंचने के कारण वह फारस भाग गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। ये था शहजादा अकबर का विद्रोह। पुर्तगालियों का दमन। 1686 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली में परास्त कर उन्हें बाहर खदेड़ दिया। सिखों का विद्रोह। औरंगजेब के खिलाफ बगावत करने वाले सिख अंतिम थे। ये औरंगजेब काल में एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ। औरंगजेब के खिलाफ सिखों का विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से 1675 में गुरु तेग बहादुर को प्राणदंड दिए जाने के कारण शुरू हुआ। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों को लगातार विरोध किया। उन्होंने मखोवल या आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु से पहले गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया। सिखों के कट्टर संप्रदाय में बनाने में सफलता प्राप्त की। गुरु गोविंद से पूर्व ग्रंथ का संकलित किया, जिसका नाम 10वें बादशाह का रखा गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने सिंहासन पर अधिकार करने लड़ने के लिए अपने भाइयों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह से सहायता मांगी, जिस कारण वे दक्षिण गए। वहीं गोदावरी नदी के किनारे नादिर नामक स्थान पर एक अफगान ने छुरा मारकर घायल कर दिया। 2 माह बाद अपना अंतिम समय निकट जानकर अपने शरीर को 7 अगस्त 1708 को चित्ता को सौंप दिया। 1704 में गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के पास जफरनामा भेजा था। इस प्रकार औरंगजेब धर्मान अदूरदर्शितापूर्ण नीति ने सिखों के धार्मिक संप्रदाय को एक लड़ाकू सैनिक संप्रदाय में बदल दिया। कश्मीर के पुराने प्रशासक सैफ खां को पुलों के निर्माण करते हुए याद किया जाता है। इस प्रकार दूरदर्शितापूर्ण नीतियों के खिलाफ हुए विद्रोह तो दक्षिणी राज्यों में मराठों के दमन करते हुए 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के पास औरंगजेब की दुखद मृत्यु होगी। औरंगजेब के शव को दौलताबाद से 4 किलोमीटर दूर स्थित फकीर बुरहानुद्दीन शेख जुन उल हक की कब्र के अहाते में दफना दिया गया। ये था औरंगजेब। ओके, थैंक यू।